बच्चे डाल्टन लॉ लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था मैंने। ओके, प्लीज स्टॉप टॉकिंग नाउ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? इट इज अ कंपोनेंट पार्ट प्रेशर। एक गैसेस मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर होता है वो उसका पार्शियल प्रेशर है। पी इज इक्वल टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। और प्रेशर निकालने का या पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, NRP P अपॉन P टोटल, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय P, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए 4 ग्राम मीथेन, 4 grams methane gas mixed with 8 grams sulfur dioxide। 4 gram methane gas mixed with 8 grams sulfur dioxide gas in 10 liter vessel at 47 degrees Celsius। What will be the, लिखो what will be the total pressure inside the container? What will be the total pressure inside the container? Four grams of methane and 8 grams of sulfur dioxide are added in 10 liter vessel, are present in 10 liter vessel at 47 degrees। ठीक है ना, एक वेसल है, उस वेसल के अंदर मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ऐड कर दिए गए और ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती। आपको बताना उस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करता है टोटल प्रेशर। लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू P मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर। दो ही गैसेस है इसके, एक गैस मीथेन है बड़ा और एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर। अब मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज करता हूं। प्रेशर इज NRP अपॉन V। ये लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT अपॉन V प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड RT अपॉन V। आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो सेम है, रूम टेम्परेचर पे जो भी कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी कंटेनर का जो है वो सेम है, सेम 10 लीटर में है ना। तो P की जगह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT अपॉन V और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड RT अपॉन V। अब इसमें से RT अपॉन V में कॉमन ले लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। RT अपॉन V मैंने कॉमन ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए दैट इज इक्वल टू RT अपॉन V ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ मीथेन कितना 4/16 प्लस 8/64। मीथेन का वेट है 4 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16 ग्राम है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका वेट है 8 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32 एंड 32। सल्फर 32 एंड 16 टू द 32 64 में। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा 8.314, रादर आर की वैल्यू लीटर पे लगाते हैं यहाँ पे प्रेशर पे, हाँ 0.0821। टेम्परेचर 47 प्लस 273 दैट इज 320 केल्विन। वॉल्यूम 10 लीटर और ब्रैकेट में आएगा 1/4 प्लस 1/8। ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1/8। ठीक है, तो ये 1/4 प्लस 1/8, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम 8 आ गया, 2 प्लस 1 दैट इज 3/8। तो लास्ट में आ जाएगा ये 0.0821 इंटू 320 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3/8।
बेटा आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा क्योंकि हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो मैंने आर का वैल्यू यूज किया है वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आर का वैल्यू यूज किया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, आर की जगह ये वैल्यू लगा दिया, टेम्परेचर की जगह 47 + 2 73 किया, 320 आ गया। नीचे वॉल्यूम की जगह 10 लीटर आ गया। याद रखना वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हुआ तो लीटर में कन्वर्ट करना, टेम्परेचर सेल्सियस में तो केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक है, और अंदर हम बोल दो इसको सॉल्व किया, दैट विल बी द प्रेशर इनसाइड द वेसल, है ना। आगे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। So this is how we can use this Dalton's law. आप क्या कर सकते थे, आप मीथेन का प्रेशर अलग से भी निकाल सकते थे, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेशर अलग से भी निकाल सकते थे, और फिर दोनों को डायरेक्टली ऐड कर। फिर मैं एक क्वेश्चन है, इक्वल वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टेकन इन a vessel. Equal weight of oxygen and nitrogen are taken in a vessel. What friction of total pressure will be exerted by oxygen in the reaction mixture? Equal weight of oxygen and nitrogen, equal weights of oxygen and nitrogen are taken in a vessel. What fraction of total pressure will be exerted by oxygen in the reaction mixture? देखो बेटा, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन पी टोटल। द रेशियो इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर exerted by oxygen. Fraction of total pressure exerted by oxygen होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर। और यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो दो कंपोनेंट की वजह से है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों की वजह से। सो दिस रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। और बड़ा बड़ी सिंपल लैंग्वेज में पी ऑक्सीजन अपॉन पी टोटल दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने लिखा था पी अपॉन पी टोटल दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो वही आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बस ये आंसर आ गया, है ना। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा जो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स। और बच्चे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन। तो मान लो दोनों का वेट कोई भी मान सकते हो, 1 ग्राम मान लेता हूं, 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम नाइट्रोजन, इक्वल वेट जो बोला है याद देगा 1/32 प्लस 1/28। बस बेटा आगे थोड़ा कैलकुलेशन है वो करना, दैट विल बी द आंसर। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल। That is called fraction of total pressure exerted by the pump. अब डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन में एक वर्ड है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, ये क्या होता है एक्वस टेंशन?
हाँ लिखिए जरा एक्वस टेंशन क्या होता है। एक्वस टेंशन इट इज द प्रेशर exerted by water vapors. It is the pressure exerted by water vapors in a gaseous mixture. It is the pressure exerted by water vapors in a gaseous mixture at a particular temperature. It is the pressure exerted by water vapors in a gaseous mixture at a particular temperature. कुछ बताओ जरा जो आपने पढ़ा या लिखा, क्या आपको समझ आया? चलो नेक्स्ट लाइन में एक और लाइन लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में। Whenever a gas is collected over water, whenever a gas is collected over water, it also contains some quantity of water vapor. It also contains some quantity of water vapor. आप बोर्ड पर देखो जरा। बड़ा जब हम ना किसी गैस को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में हम ढेर सारी गैसेस बनाते हैं। 11th या 12th क्लास में हम जरा कम ही पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास तक के सिलेबस में कई बार होता आपको हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी, हाउ यू कैन प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन द लेबोरेटरी, किसी भी गैस को प्रिपेयर कर रहा है लेबोरेटरी में। हाँ बोर्ड पर देखो क्या करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने ऑपरेटर सेटल किया आपको समझाने के लिए, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है ना, ये बीच में मैंने कोई केमिकल ले लिया जिसको मैं हीट करूंगा है ना। जैसे मान लो मैंने KClO3 ले लिया है ना, जब मैं इसको हीट करूंगा ना ये डिकम्पोज करके KCl और ऑक्सीजन लिबरेट कर देगा, ठीक है। बट जैसे जो ऑक्सीजन लिबरेट होगा ना वो ऑक्सीजन यहां से आगे जाएगा, ठीक है। और आगे जाएगा तो ये जो ऑपरेटर है ना इसमें ये वाटर है, और ये जो पूरा गैस जा रहा है ना ये पहले हम वाटर से भर देते हैं। इसको वाटर से भर के हम इन्वर्ट कर देते हैं। क्या आपको ये गैस जार इन्वर्टेड दिख रहा होगा? ये जो नीचे ये कोई इसको बोलते हैं बी हाइव शेल्फ है ना, इसमें होल होता है बीच में, इसके ऊपर हम गैस जार इन्वर्ट कर देते हैं, पूरा पानी से भर देते हैं। अब जैसे यहां से हीट करते हैं क्या लिबरेट होता है? ऑक्सीजन के बुलबुले यहां से आते हैं ऊपर की तरफ और पानी को नीचे धकेलते हैं और फिर यहां ऊपर आके ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है। तो ठीक है, कुछ देर के बाद हम यहां ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया ऑक्सीजन। अब बताओ ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये किसके बीच में से निकल गया? किसके बीच में से? वाटर। तो वाटर के वेपर्स भी तो बनते हैं, बोलो। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ना ये प्योर ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगा वाटर भी है ना। अब हम क्या करेंगे, अंदर का प्रेशर मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, बैरोमीटर मैनोमीटर किसी के साथ। बड़ा वो जो प्रेशर आएगा ना वो ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं आएगा, वो ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर दोनों का प्रेशर आएगा है ना। वो जो वाटर वेपर का प्रेशर आएगा अंदर उसको बोलते हैं एक्वस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक गैसेस मिक्सचर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जरा पढ़ो क्या डेफिनेशन लिखी थी आपने? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इन अ गैसेस मिक्सचर आता है ना। बड़ा बुक्स में क्या होता है इसकी वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे लिखी होती है ना। मैं यहां पे लिखता हूं यस प्रेशर ऑफ कौन सी गैस है? मैं इसको देखो लिखूंगा वेट ऑक्सीजन। बताओ मैंने इसको वेट ऑक्सीजन क्यों लिखा है ना? दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन प्लस एक्वस टेंशन।
आप भी लिख लो ये फार्मूला। प्रेशर ऑफ, आप बेटा ऑक्सीजन की जगह गैस लिख लेना, प्रेशर ऑफ वेट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वोस्टेशन। ये मैंने प्लस क्यों किया, ये मैंने डाल्टन्स लॉ यूज किया। प्लस करना मतलब डाल्टन्स लॉ हुआ ना, है ना। तो प्रेशर ऑफ वेट ऑक्सीजन या मॉइस्ट ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजन प्लस एक्वोस्टेशन। और लास्ट में देखो प्रेशर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेट ऑक्सीजन माइनस एक्वोस्टेशन। अगर आपने ऑक्सीजन की कुछ कैलकुलेशंस करनी है, क्या बोला मैंने, किसकी कैलकुलेशन, ऑक्सीजन की, तो बेटा आपको ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर लगाना है, वहां पे वेट ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं लगाना। क्या मतलब, देखो ये फार्मूला यूज करना आपने, बताओ इस फार्मूला में पी क्या है ना। अगर आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं इस फार्मूला से, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, उसका वॉल्यूम या टेम्परेचर निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर लगाना है, वेट ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ी लगाना है। तो अगर आपने गैस को कलेक्ट किया वाटर के ऊपर, आप ये फार्मूला यूज करके ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर निकालेंगे, फिर आप उसको यहाँ पे पुट अप करें, ठीक है ना। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मैं इसकी जगह लिखूं W/m, तो आपको क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन, किसका वेट। तो अब यहां जो प्रेशर लगेगा वो ऑक्सीजन का लगेगा, वो वेट ऑक्सीजन का नहीं लगेगा। आप वेट ऑक्सीजन का प्रेशर लगाएंगे तो कैलकुलेशन जो एरर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, है ना। और ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर निकालने के लिए यू हैव टू यूज डाल्टन। ये डाल्टन लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ओके। अब एक और ऐसा लॉ है, एक और लॉ है यहां पे इंपॉर्टेंट, वो है, लिखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जहां आपने डिफ्यूजन लिखा वहां ब्रैकेट में एक और वर्ड लिखो इफ्यूजन, E-double-F, इफ्यूजन, डिफ्यूजन, और ब्रैकेट में लिखो इफ्यूजन। तो कई बार ना ऑब्जेक्टिव में दो वर्ड यूज होते हैं, कई बार डिफ्यूजन होता है, कई बार इफ्यूजन होता है। आप बताओ डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, बोलो ना, क्या होता है, जब गैसेस मिक्स करती इन ऑल द डायरेक्शन। अगर एक गैस सारी डायरेक्शन में मिक्स हो रही है तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, यूनिफॉर्मली। क्या मतलब है, देखो बेटा, इस कमरे के सेंटर में मान लो मैं एक अगरबत्ती यहां जलाता हूं, इंसेंस स्टिक जलाता हूं, बेटा उसका परफ्यूम जो है ना वो सारी तरफ डिफ्यूज हो जाए, है ना। थोड़ी देर के बाद उस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, सब तरफ परफ्यूम आए, ये आ गया डिफ्यूजन। क्योंकि उस स्टिक में से जो फ्यूम निकल रहा है वो सब तरफ मिक्स हो रहा है। तो डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब इफ्यूजन क्या होता है, देखो बेटा, मेरे पास एक डीओ है, डिओड्रेंट, उसका बॉटल, मैंने ऊपर से उसका ना बटन दबाया, तो क्या होता है, उसके छोटे से होल में से एक डायरेक्शन में गैस निकलती है। जो परफ्यूम है, जो डीओ है, वो एक डायरेक्शन से, छोटे से होल में से निकल के बाहर आता है। बट जब किसी एक डायरेक्शन में, एक होल में से निकल के गैस बाहर आती है, उसे इफ्यूजन बोलते हैं, है ना। एक गाड़ी का टायर है, मैंने उसमें पिन लगा दिया, अब उस छोटे से होल में से हवा बाहर आ रही है, ठीक है। व्हेन गैस कम्स आउट थ्रू अ स्मॉल होल, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो जो मैं लॉ बताने जा रहा हूं, ये दोनों पर अप्लाई होगा, डिफ्यूजन पर भी और इफ्यूजन पर, ओके। फिर एक पॉइंट लिखो, लॉ लिखने से पहले लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, या एक वर्ड होगा, यूज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या हो, लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is the rate of diffusion of a gas is the volume of the gas diffused per unit time।
वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, आगे लिखो ब्रैकेट में ओ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तो एक साइड पे लिखता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन। So what is the meaning of rate of diffusion? That is volume of gas diffused divided by time taken. V by T लिख देता हूं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस diffused divided by time taken. इसको मैं सेकंड को N by T भी लिख देता हूं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है समझ लिया, वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम है ना, यूनिट टाइम लीटर पर सेकेंड है ना, मोल पर सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट। और व्हाट इज दिस ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rate of diffusion of a gas, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density, is inversely proportional to the square root of its density. ये लिखा हुआ है R is directly proportional to under root of 1/d। आप भी लिखो ऐसे, this is grams of diffusion। देखो इसका सिंपल मीनिंग ये है, गैस जितनी ज्यादा डेंस मतलब हैवी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। बताओ सिंपल लैंग्वेज में ये तो समझ आता है आपको। जैसे बोर्ड पर लिखता हूं एक हाइड्रोजन गैस है और बड़ा एक ऑक्सीजन गैस है। बड़ा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 AMU के बराबर है ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 AMU के बराबर है। बताओ किसका मास ज्यादा है, इसका मतलब किसका मॉलिक्यूल ज्यादा हैवी होगा, है ना। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा हैवी होगा उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, है ना, वो उतना स्लो मूव करेगा। इज दैट इट? वही कह रहा है कि गैस जितनी ज्यादा डेंस होगी मतलब हैवी होगी, डेंस मतलब हैवी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। So at constant temperature and pressure, rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. आगे लिखता हूं at constant temperature and pressure. So this is what is Dalton's law. तो गैस जितनी ज्यादा हैवी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं R1 by R2 that is under D2 by D1। अब मैंने दो गैसेस ले ली और उनको फॉर्मूला लगा के लास्ट में बना लिया। ये कैसे बना समझ आ गया आपको, है ना। ये जो फर्स्ट है इसको लिख सकता हूं R1 is equal to K under root 1/D1, समझ आया, है ना। R2 लिखूंगा that is equal to K under root 1/D2, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, ये K और K कैंसिल हो जाएगा, R2 by R1, या मैंने यहां R2 by R1 लिख दिया तो ये ऊपर चला गया D1 by D2 तो D2 by D1, है ना। ये दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये उनकी डेंसिटी है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी इनवर्सली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे इसको लिख रहा हूं अंडर रूट 2 into D2 और नीचे 2 into D1। ये 2 ऊपर नीचे मैंने खुद ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया।
कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब बताओ 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, है ना? तो ये हो जाएगा अंडर रूट m2 अपॉन m1। ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। सो r1 बाय r2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन, जो मैं मास की बात शुरू से ही कर रहा था। अब ये फॉर्मूला कहता है जिसका मास जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर मास, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। दोबारा लिख लो लास्ट में, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass. The rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass. ठीक है ना? जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। मुझे कहा गया इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालो। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इनवर्स रिलेशन है ना? दैट इज इक्वल टू अंडर 4 अपॉन 2, दैट इज अंडर, दैट इज 1.415। So I can write rate of diffusion of hydrogen is equal to 1.414 times rate of diffusion of helium. You must understand कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो हीलियम के रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज्यादा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि हाइड्रोजन लाइट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 1.414 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर लिखते हैं क्वेश्चन, राइट? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन is 4 times, rate of diffusion of hydrogen is 4 times greater than, rate of diffusion of hydrogen is 4 times greater than the rate of diffusion of an unknown gas X. Rate of diffusion of hydrogen is 4 times greater than the rate of diffusion of a gas X. Full stop. What is the molecular mass of, what will be the molecular mass of X? What will be the molecular mass of X? तो बड़ा आंसर में सबसे पहले ये लिखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एक्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 4:1। ओके, अब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये मैंने लगा दिया लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, एक्स से 4 टाइम्स ज्यादा, तो ये दोनों की रेशियो 4 आ जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये रेशियो तो 4 के बराबर आ गई, है ना? अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, नीचे मॉलिक्यूलर मास 2 आ गई। अब स्केलिंग कर देते हैं, स्केलिंग करेंगे आएगा 16 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स अपॉन, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स विल बी 30। और अगर पूछा जाए बताओ ये कौन सी गैस है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस। 32 मॉलिक्यूलर मास तो ऑक्सीजन का होता है ना? तो गैस कैन बी ऑक्सीजन गैस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गैस से 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लिख रहा हूं नाइट्रोजन, फिर लिख रहा हूं C2H4, फिर लिख रहा हूं B2H6। ये सब गैसेज है। आप ध्यान से देखो, ये जितने भी गैसेज है सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है क्या? बोलो, कार्बन 12 and 16 क्या होता है? 28, 14 to the 28, 12 to the 24 and 4 28, है ना? ये 10 to the 20, है ना? ये 11 है, 11 to the 22,
10.8 होता बोरॉन का मॉलिक्यूलर, 11 to the 22 and 6, इन सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है। बेटा जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा ना तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम है ना। लिख सकते हैं छोटी सी लाइन को, गैसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, गैसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास will have same rates of diffusion. Gases having same molecular mass will have same rates of diffusion. तो बेटा वो गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी सेम होता है। अब ये जो लॉ हमने पढ़ा ना थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करते हैं, है ना। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, नंबर 1 लिखो, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो बेटा तब हम इसको ऐसे लिखते हैं R1/R2 इज इक्वल टू, ये लिखा मैंने, ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। आप बताओ मुझे, याद देखना, बेटा याद देखना, 2 फुटबॉल है सेम, एक में ज्यादा हवा भरी हुई है मतलब प्रेशर ज्यादा, एक में प्रेशर कम है। अगर मैं दोनों को पिन इंसर्ट करता हूं, बताओ दोनों में से कौन से फुटबॉल में से गैस ज्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी? कहां रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? जहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन आता है। R1/R2 is equal to P1/P2 √ M2/M। नेक्स्ट देखो, इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, तो वहां पे डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। R1/R2 is equal to √ T1/T2 into M2/M। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और टेम्परेचर में भी √ का रिलेशन। ये जो नेक्स्ट वाले फार्मूला है थोड़ा रेयरली यूज होते हैं, मेन फार्मूला ये यूज होगा एयर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मैं थोड़ा सा इस फार्मूला को आगे लेके चलता हूं। आप एक बार दोबारा ये फार्मूला लिखो, R1/R2 is √ M2/M1, R1/R2 is equal to √ M2/M1। आगे लिख लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिक फार्मूला यही यूज है। अच्छा बताओ R क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या बोला था? वॉल्यूम डिफ्यूज, तो V1/T1 डिवाइड बाय V2/T2 इज इक्वल टू √ M2/M1। आप भी लिखो। अभी मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम लिखा, V1/T1 डिवाइड बाय V2/T2। बोलो ये भी ठीक है? आगे चलते हैं, लिख रहा हूं इफ T1 इज इक्वल टू T2। अगर प्रॉब्लम लिखा गया टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है ना, तो ये T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा V1/V2 इज इक्वल टू, बोलो √ M2/। देखना यहां पर भी इनवर्स रिलेशन आ रहा है, V1/V2 इज इक्वल टू √ M2/M1। T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फार्मूला तब लगेगा अगर प्रॉब्लम में लिखा गया इफ टाइम ऑफ डिफ्यूजन इज, है ना। नेक्स्ट लिखो, इफ V1 इज इक्वल टू V2। मान लो गैसेस का जो वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है वो सेम है, if volume of gas is diffused that is same, तब ये V1 V2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला बनेगा T2/T1 इज इक्वल टू √ देखना अब यहाँ पे टाइम में और मॉलिक्यूलर मास में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है।
ये आ जाएगा 1/T1 1/T2, T2 पर चला जाएगा, T2/T1 इज अंडर रूट m2। अब ये टाइम और मॉलिक्यूलर मास में डायरेक्ट रिलेशन है, तो T2/T1 इज अंडर रूट m2। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? अच्छा ये बोला क्या V1 पर V क्या बेटा, वॉल्यूम की जगह आप नंबर ऑफ मोल भी लगा सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, या तो इस केस में R N1 अपॉन N2 दैट इज अंडर M2 अपॉन N1। ठीक है ना? ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला कब लगेगा? 3 कंडीशन। नंबर 1 टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर 2 प्रेशर कांस्टेंट, नंबर 3 टाइम भी कांस्टेंट है, टाइम ऑफ डिफ्यूजन भी सेम है, तो उसके जाएगा V1/V2 इज अंडर रूट m2 अपॉन N1, या फिर N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है पर्टेनिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो लिखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन diffuses through a hole in 10 minutes. 100 liter oxygen diffuses through a hole in 10 minutes. Full cup. आगे देखो, what volume of hydrogen will diffuse through the same hole in same time, और ब्रैकेट में लिख लो इन एयर। ये इन एयर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ना? डिफ्यूजन हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो एयर में तो हो रहा है, तो क्या आपको समझ आ गया? नंबर 1 प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, है ना? एंड नंबर 2 T1 एंड T2 आर सेम। पढ़ो जरा, टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है क्या? 100 लीटर ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन 10 मिनट। आगे पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल डिफ्यूज इन द, है ना? लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो टाइम इज सेम, फिर आगे को T1 इज इक्वल टू T2, स्मॉल टी, बड़ा T टाइम हो जाता है, या बड़ा T टेम्परेचर हो जाता है, स्मॉल T1 इज इक्वल टू T। अब आप ये फार्मूला यूज करेंगे, लिखो देखो V1/V2 इज अंडर रूट m2 अपॉन N1। तो मैं इसको लिखता हूं वॉल्यूम, ऊपर हाइड्रोजन लिख देता हूं, नीचे वॉल्यूम ऑक्सीजन लिख देता हूं, इज इक्वल टू अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बस हो गया। ओके, आगे चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू अंडर 32 अपॉन 2। क्या आ जाएगा? 16 अंडर रूट किया तो 4 आ जाएगा। Therefore, volume of hydrogen diffused that will be 400 milliliter in the same time. प्रॉब्लम समझ आना चाहिए, डिफ्यूजन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्टेप समझ आना चाहिए कि टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है। जब टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है तो हमें ये फार्मूला है। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लिखो नीचे। How much hydrogen will diffuse? How much hydrogen H2 will diffuse through the same hole? बेटा ये तो मैं सेम ही लिख पा रहा हूं। बेटा हाउ मच की जगह आपने लिखना है हाउ मच, आगे क्या लिखा? हाउ मच की जगह लिखो 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन। हाउ मच काट दो, उसकी जगह 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन। 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन will diffuse through the same hole in what time? Same hole in what time?
100 milliliter of hydrogen will diffuse through the same hole in what time? समझ आया आपको? क्या आपको पता चला वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन सेम है? ये भी 100 मिलीलीटर और हाइड्रोजन भी 100 मिलीलीटर है। आप देखो नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन इज सेम, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन इज सेम। अब ये देखो V1 इज इक्वल टू, और अब ये फार्मूला लगेगा T2 by T1 इज इक्वल टू M2 अपॉन अंडर रूट M2 अपॉन, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज अंडर रूट 32/2। मॉलिक्यूलर मास में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएगा, ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास 2 है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अंडर रूट 2/32। दैट कम्स टू बी अंडर रूट 1/16 दैट इज इक्वल टू 1/4। So time of diffusion of hydrogen is equal to 1/4 multiplied time of diffusion of oxygen. That is 1/4 into 10. That is 2.5 minutes answer. तो बड़ा 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा है और उतने टाइम में 100 मिलीलीटर जो हाइड्रोजन है वो 2.5 मिनट में। मेरी तरफ देखो बच्चे, पहली प्रॉब्लम में टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम था तो वॉल्यूम निकाल लिया, दूसरी प्रॉब्लम में वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन सेम था। अच्छा मान लो वॉल्यूम भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, तो बेटा उस केस में आपने ये फार्मूला लिखा। जैसे मान लो 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन 10 मिनट में, और बताओ 400 मिलीलीटर ऑक्सीजन कितने टाइम? तो 100 मिलीलीटर पता है, टाइम पता, 400 मिलीलीटर पता, टाइम नहीं पता, वहां टाइम लगाना और मॉलिक्यूलर मास तो पता ही। ऐसा भी हो सकता है वॉल्यूम टाइम डिफरेंट है, तो उनमें से किसी एक को निकालो, मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है अननोन गैस के बारे में, ठीक है। यहां आ जाते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या लगा, तो जैसे वॉल्यूम निकाला वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी पूछा जा सकता है। रुकना जरा और बताना नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन। तो मैं इस फार्मूला को दोबारा लिख लेता हूं, W1 अपॉन M1 divided by W2 upon M2 is equal to under root M2 upon M1। और याद रखना ये कब लगेगा, when time of diffusion, ये भी नोट कर सकते हैं। So W1 upon M1 is equal to W2 upon M2, W1 upon M1 divided by W2 upon M2, नंबर ऑफ मोल्स की जगह is equal to under root M2। अब इस फार्मूला में क्या होगा, किसी एक का वेट गिवन होगा, दूसरे का वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास तो पता ही होगा ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो एक का वेट गिवन होगा, दूसरे का वेट निकालना होगा। तो W1 upon M1 is W2 is equal to under root, ठीक है। तो ये बड़ा दो लॉज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब एक तीसरा डिस्कशन है, वो है आइडियल एंड, और एक आपको बोलूंगा आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके मेन पॉइंट पढ़ लीजिएगा, उसके कुछ फार्मूला में डिस्कस करूंगा आपके साथ, कल क्लास दूंगा और टेस्ट परसों होगा, ठीक है ना, कल इसी टाइम आपकी क्लास है। थैंक यू।